हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हमारा रहेगा टॉपिक डिस्कशन के लिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके पहले हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कवर किया था। उसके अंदर जिस तरह से हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सारे क्वेश्चंस किए थे, वही सिमिलर फ्लो आपको यहाँ पर फील होने वाला है। लेकिन nth रूट्स की कैलकुलेशन करने के लिए कि उनकी वैल्यू किसके बराबर आती है, हम एक छोटा सा थ्योरम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच विल बी बेसिकली डी मोयोस थ्योरम। इसके भी दो स्टेटमेंट्स है, जिसमें पहला वाला स्टेटमेंट तो हम यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आज की वीडियो में। ये स्टेटमेंट क्योंकि एक तो काफी बेसिक है, इस तरह के स्टेटमेंट की एक्चुअली हमें जरूरत भी ज्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यूलर फॉर्मेट का इस्तेमाल करके ऑलरेडी इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन तब भी इसको पहले हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल पावर्स के लिए। जो डी मोयोस थ्योरम ने अपना स्टेटमेंट दिया था उसको पहले देखते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द स्टेटमेंट जो एक्चुअली हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जहां पर ये रैशनल पावर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना? चलिए तो एक बार इसको समझते हैं। जो सिंपल वाला स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास में n कोई इंटीजर है और अगर आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n करते हैं, देन यू कैन डायरेक्टली ब्रिंग इन दिस n एंड मल्टीप्लाई इट विद थीटा। आप इसको डायरेक्टली cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस एक्चुअली हेल्प्स अस कैलकुलेट हायर पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रीटी इजीली, राइट? लेकिन कैसे, मैंने यहां पर आपको बोला कि यार इसकी हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि है तो बड़ा अमेजिंग थ्योरम। आप यहां पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर 100 निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर आपको 100 निकालना है, तो ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 100 थीटा लिख देना, यहाँ पे 100 थीटा लिख देना और वही आपका आंसर होगा। तो इतना अमेजिंग है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा इंटरमीडिएट स्टेप अगर यहाँ पे कर लो, जहां पर आप ये कहते हो कि वी ऑलरेडी नो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना होता है, ये तो आपका e की पावर आई थीटा के बराबर ही होता है, और उसकी पावर में अगर आप n करना चाहते हो तो ये तो अल्टीमेटली बन ही गया है ना, e की पावर में आई एन थीटा, क्योंकि आपके यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, हमें ये पता है। सो e की पावर आई एन थीटा क्या होगा, यही तो होगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, राइट? सो अगर ये थ्योरम हमें पता नहीं भी हो, है ना, इंटीग्रल पावर्स वाला, तो भी हम क्वेश्चंस को काफी इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है तो हम थोड़ा और जल्दी कर पाएंगे। हम ये बीच का कन्वर्जन वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्टली थीटा अंदर, है ना, थीटा के साथ में n को मल्टीप्लाई करना प्रीफर करेंगे। ठीक है ना? अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएशन दैट यू कैन सी इज बेसिकली जहां पर आपके इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे होते हैं, अलग अलग एंगल्स, अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स वाले होते हैं। ठीक है ना? यहां पे पावर n है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो n के n कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है, उन सभी ब्रैकेट्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो थीटा के ही बराबर है। लेकिन यहां पर हम क्या बताना चाहते हैं कि आपके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, दूसरे का थीटा 2 है, तीसरे का थीटा 3 है, और अब हम यहां पे इन सबको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? सो यहां फिर से आप अगर सोचोगे तो आपका जो कन्वर्जन यहां पर ये सजेस्ट कर रहा है थ्योरम, वो कहता है कि आप यहां पे एंगल्स को ना एक साथ ऐड करवा सकते हो। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 वो आपने यहां पे कॉस के अंदर लिख दिया, एंड आई साइन यहां पर भी आपने क्या कर दिया, सारे एंगल्स का एडिशन यहां पे लिख दिया है। ठीक है ना? अगेन ये चीज अगर आपको कोई करने के लिए कहता है मल्टीप्लिकेशन वाली बात, सो अगेन वी कैन बेसिकली कन्वर्ट दिस इंटरमीडिएट स्टेप एक बना सकते हैं इनटू यूलर फॉर्मेट, है ना? यूलर फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखते हो सो ये बन जाएगा e की पावर आई थीटा 1, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है e की पावर में आई थीटा 2, उसके बाद में e की पावर में आई थीटा 3, ऐसा करते करते e की पावर में आई थीटा n आपको मिल रहा है। सो ये मल्टीप्लिकेशन जो है एग्जैक्टली ऐसा आपको नजर आएगा, और जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल e की पावर i के साथ में लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये e की पावर में i के साथ में आपको दिखेगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब कुछ ऐड होके कहां तक जा रहा है, थीटा n तक जा रहा है, राइट? सो अगेन आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, आप अगर कन्वर्ट करते हो तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है ना? सो यहां पर फिर से आप नोटिस करते हो कि दिस इज समथिंग विच वी कुड हैव थॉट ऑन आवर ओन एज वेल। ज्यादा यहां पर हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, जितना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक पढ़ लिया है, हम इन स्टेटमेंट्स को खुद से डिराइव कर सकते हैं एंड खुद से यहां पर जो है इनको यूजेबल बना सकते हैं। ठीक है ना? बट सिंस वी हैव नाउ सीन देम, तो कभी भी हमारे सामने अगर सवाल आएगा तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंटली एंड ज्यादा जल्दी इस आइडिया को यूज कर पाएंगे। ठीक है ना? सो कभी भी आपको हायर इंटीग्रल पावर दिखती है तो आप डायरेक्टली उसको थीटा के साथ में, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या है, जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसमें आपके जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है उनको आप डायरेक्टली, है ना, जो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट्स है उनको ऐड करके जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू को यहाँ पे यूज कर सकते हो, है ना? कन्वर्जन आएगा, सारे बच्चों को यहां पर समझ में आ चुका होगा कि कैसे e की पावर आई थीटा इज एक्चुअली हेल्पिंग अस बेसिकली गेट दिस रिजल्ट प्रीटी इजीली। ऑलराइट? सो अगर आपके सामने आता है कुछ ऐसा सवाल, है ना, तो आई डोंट थिंक कि ज्यादा यहां पर प्रॉब्लम है। कोई तो आपके यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी पावर में आपको 5 दे के रखा है, राइट? कैन वी सी कि हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इनको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में काफी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे तो डी मोयोस थ्योरम लगाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना? सो मैं यहाँ पे जो z गिवन है उसको लिख सकता हूं क्या, cos ऑफ पाई बाय 6 प्लस आई साइन पाई बाय 6, और उसकी पावर में कितना आ जाएगा, उसकी पावर में आपको यहाँ पे 5 मिल रहा है, एंड आगे आपके इसमें यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ पाई बाय 6 माइनस आई साइन पाई बाय 6, आई साइन
π/6, राइट। और यहां पे पावर में भी हमारे पास में 5 गिवन है, ठीक है ना। तो अभी जो हम यहां पे पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 5 को नीचे यहां पे उतार सकते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाई इज दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर आपको पता चलेगा कि यार माइनस के साथ भी आपको अगर यहां पे एक्सप्रेशन गिवन है तो भी आप यहां पे 5 को नीचे उतार सकते हैं, जबकि यहां पे स्टेटमेंट में ऐसा अलग से गिवन नहीं है, लेकिन माइनस के साथ भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। सो आप अगर यहां पे 5 को नीचे उतारेंगे, सो आपके पास में 5 को नीचे उतारेंगे, है ना, तो यहां पे और यहां पे 5 आएगा, एंड वैसे यहां पे एंड यहां पे दोनों जगह आपको 5 मिलेगा। मतलब आपका यहां पर जो कन्वर्जन है वो सजेस्ट कर रहा है कि ये cos ऑफ 5 π/6 प्लस i sin 5 π/6 बन रहा है। एंड वैसे ही अगला वाला जो है वो क्या बन जाएगा, cos ऑफ 5 π/6 एंड उसके साथ में माइनस i sin 5 π/6 बन जाएगा, ठीक है ना। सो अब यहां पे आपका कैंसिलेशन काफी इजीली आपको नजर आ रहा है, ये जो i वाला टर्म है आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब केवल रियल नंबर ही आपका यहां पर बचा है। कितना आ जाएगा यहां पे 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5 π/6। आप अगर चाहो तो यहां पर जो है cos ऑफ 5 π/6 की वैल्यू -√3/2 यहां पर इनपुट में डाल सकते हो, राइट। बट इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशंस तो वहां पर एग्जैक्टली ऐसे कोई वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया है। आपको सिंपली ये बताना है कि कहां पे आपका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0, या फिर रियल पार्ट आपका ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 या इक्वल टू 0। इस तरह की बातें आपको करनी है। सो यू कैन क्लियरली सी कि यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्योंकि आपका नहीं है, सो इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। यहां पर आप देख रहे हो कि ग्रेटर देन 0 बोल के रखा है इमेजिनरी पार्ट को, विच इज नॉट ट्रू, और यहां पे रियल पार्ट को इन्होंने -3 बोल के रखा है, विच इज अगेन नॉट ट्रू। यहां पर आपका जो वैल्यू निकलेगा दैट हैज टू बी -√3, ऑलराइट। सो ये आपका बेसिकली डी मॉइवर थ्योरम का एक सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पे हम हायर पावर्स देख के डर नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, हम यहां पे पावर्स को सीधे नीचे उतार के ला सकते हैं, ठीक है ना। बट नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डिस्कशन जो आपके यहाँ पे डी मॉइवर थ्योरम का है, लेकिन फ्रैक्शनल पावर्स के लिए यहां पर है ना इन्होंने क्या सजेस्ट किया है हमें, वो हम देखना चाहते हैं। देखो यहां पर अगर आपको कोई देता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, अच्छा हम यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की इंटीग्रल पावर्स और फ्रैक्शनल पावर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, बट आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि हम केवल cos थीटा प्लस i sin थीटा ले रहे हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कुछ होगा भी तो भी हम उसको साथ में अलग से डील कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा लिख सकते हैं, और अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर अगर मुझे p/q करनी है तो r की पावर p/q तो हम कर ही लेंगे ना, वो तो कोई एक नंबर है, उसकी पावर में p/q करने में दिक्कत नहीं है। मेन जो यहां पे प्रॉब्लम आने वाली है वो cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर p/q करने में हमें आने वाली है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर जो डी मॉइवर थ्योरम में हम यहां पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो हमेशा इस ब्रैकेट के पावर्स के बारे में यहां पे डिस्कशन हो रही होती है। हालांकि हर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ साथ में मल्टीप्लिकेशन में चीजें आएंगी, तो उसको आप अलग से यहां पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। चलिए, सो आपको यहां पे करना क्या है, आपको यहां पे cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर p/q को कैलकुलेट करना है, एंड इसका जो रिजल्ट है वो भी ये देखो ये निकल कर आ रहा है। ये कैसे निकल कर आ रहा है देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहां पे डायरेक्टली अपना थॉट इस्तेमाल करेंगे कि यार cos थीटा प्लस i sin थीटा आपका कितना है, ये आपका e की पावर i थीटा के बराबर होता है, राइट। सो यहां पे आप थीटा के साथ में p/q मल्टीप्लाई कर लोगे, एंड आपको जो मिलेगा उसके अंदर फिर ये 2 के पाई नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा उसके अंदर ये 2 के पाई नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगा दैट वुड बी cos ऑफ p थीटा बाई q प्लस i sin है ना p थीटा बाई q, जो कि ऐसा लगेगा कि हमने यहां पर क्या किया है, बस जैसे पिछला जो इंटीग्रल पावर के लिए हमने यहां पे n को नीचे पुश किया था, वैसे हमने यहां पर p/q को भी नीचे पुश कर दिया है, ठीक है ना। एंड यू शुड रियलाइज दिस कि उस चीज के लिए ये मना नहीं कर रहा है। ये जो थ्योरम है आप देख सकते हो कि k इक्वल टू 0 के लिए काम करता है। सो k इक्वल टू 0 अगर आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहां पे सच में p थीटा बाई q वाला टर्म बनने वाला है, लेकिन ये थ्योरम हमें सजेस्ट कर रहा है कि इट इज जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स। आप अगर इस तरह के फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर पावर में देखते हैं तो आपके इसमें कितने अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, आपके इसमें यहाँ पे q अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। q कौन सी वैल्यू है, जो यहाँ नीचे लिखी हुई वैल्यू है फ्रैक्शन में, उतने आंसर्स आपको अलग अलग मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा, ये आप ऑलरेडी क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने इस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि आज मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि आपने देखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसलिए आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि आपका जो z है उसको हमने यहाँ पे 1 की पावर 1/3 लिख के सॉल्व किया था, और इसी को हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे वाला जो नंबर है वो 3 है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास टोटल आंसर्स कितने आते हैं, 3 आंसर्स निकल कर आते हैं, राइट। क्योंकि हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो दिस बिकम्स बेसिकली z³ इज इक्वल टू 1। सो एक क्यूबिक इक्वेशन अगर आपकी बनी तो यहाँ पे 3 आंसर्स आपके उसमें आने चाहिए। तो जो आपका रेशियो है p/q, उसमें जो q है वो डिटरमाइन करता है कि आपके इसमें कितने अलग अलग आंसर्स आने चाहिए।
राइट तो यहां पे इट इज प्रीटी क्लियर कि हमारे पास में क्यों अलग अलग आंसर्स आने चाहिए। तो उसके लिए यहां पर जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकल कर आ रहा है उसको ध्यान से देखो। हम यहां पर बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये जो पी बाई क्यू है ना, इसके हम दो स्टेप में कैलकुलेशन करेंगे। हम ऐसा बोलते हैं कि यार ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसकी पावर में पी एंड उसकी पावर में 1/q। ऐसा बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये जो p है, क्योंकि ये इंटीग्रल है, इसलिए इस इंटीग्रल वैल्यू को तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, थीटा के साथ में नीचे भेज सकता हूं यूजिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट जो ऑलरेडी हमने यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। सो p को अगर मैं यहां पे नीचे भेजता हूं तो हो जाएगा मेरे पास में cos ऑफ p थीटा प्लस आई साइन p थीटा। एंड नाउ इफ यू लुक एट द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो ये आपको जो नजर आ रहा है ये काफी कुछ 1/3 के जैसा ही नजर आ रहा है, ठीक है ना, जहां पे q की वैल्यू हम यहां पे अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करने वाले हैं, ठीक है ना। सो अगर आप यहां पे 3 ले लोगे तो ये क्यूब रूट की ही बात चल रही है, तो क्यूब रूट निकल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप यहां पे 3 इमेजिन करते हैं तो क्यू के प्लेस में। लेकिन अब मेरे पास में यहां पे इसलिए क्यूब रूट के लिए तो 3 आंसर्स एक्सपेक्टेड है ना, तो हमारे 3 आंसर्स कहां से आएंगे। तो उसके लिए यहां पर ये सजेशन जो दे रहे हैं वो बहुत ही शानदार सजेशन है। वो कह रहे हैं कि देखो आपके पास में ये जो नीचे लिखा हुआ एक्सप्रेशन है cos ऑफ p थीटा प्लस आई साइन p थीटा, क्योंकि इसके अंदर जो इन्वॉल्व आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनमें एंगल के अंदर अगर मैं यहां पे 2 के पाई ऐड कर देता हूं तो हमें पता है कि आपका तब भी बेस का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो आप पहले वो वाला स्टेप यहां पे परफॉर्म कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर अगर मैं यहां पे 2 पाई के मल्टीपल्स अगर ऐड कर रहा हूं तो कोई डिफरेंस वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नजर नहीं आता है, ठीक है ना। सो दिस एक्सप्रेशन is very similar to this expression which is basically 2k pi plus p theta plus I sin 2k pi plus p theta, right? और उसकी पावर में कितना आ जाएगा 1/q आ जाएगा। एंड नाउ इफ यू बेसिकली अगेन पुल डाउन 1/q तो आपके उसमें यहाँ पे k क्योंकि अलग अलग वैल्यू इनपुट डालने का पॉसिबिलिटी है तो आपको अलग अलग आंसर्स यहां से जनरेट करते आ जाएंगे, ठीक है ना। सो ये इन्होंने यहां पर सजेस्ट किया है कि पहले आप यहां पे p को नीचे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर qth रूट निकालना है, आपको मल्टीपल आंसर चाहिए तो आप क्या करो यहां पर पहले 2 के पाई इंट्रोड्यूस कर लो और आप यहां पे जो है q को नीचे लेके आ जाओ। सो दैट वुड क्रिएट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है कि 2 के पाई प्लस p थीटा एंड नीचे अब यहां पे q आया है एंड यहां पे भी वैसा ही हो गया है, साइन के अंदर 2 के पाई प्लस p थीटा और नीचे आपका q आ गया है, ठीक है ना। अब यहां पे फिर से अगर आप नोटिस करते हो तो हम क्या बोल पाएंगे कि क्या हमारे पास में अलग अलग आंसर्स सच में बनने वाले हैं क्या, है ना। ये चीज हम यहां पे नोटिस करना चाहते हैं क्योंकि यहां पे तो आप k की वैल्यू 0 डालोगे, k की वैल्यू 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, फर्क नहीं पड़ रहा, ये हर बार सेम वैल्यू बन रही है। लेकिन जैसे आप यहां पे q नीचे लेके आ चुके हो आप यहां पे नोटिस करोगे कि 0 डालने पे आपके p थीटा बाई q वाला टर्म बन रहा है, लेकिन जब आप यहां पे डाल दोगे 1 तो 2 पाई प्लस p थीटा बाई q इज अ डिफरेंट वैल्यू, वो रिलेटेड वैल्यू नहीं है, वो डिफरेंट वैल्यू है। तो वहां पे आपको जो आंसर निकल कर आएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिंप्लीफाई करके दैट वुड बी अ डिफरेंट वैल्यू। तो आपको यहां पे एक दूसरा वैल्यू मिलेगा जो qth रूट को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। और हम ऐसा कब तक कर सकते हैं, आप यहां पे नोटिस करोगे कि अगर मैं यहां पे 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, हर बार मुझे अलग अलग वैल्यू मिल रही है एंड q-1 इनपुट तक मुझे अलग अलग वैल्यू मिलती रहेगी। लेकिन जैसे मैं q इनपुट में डालूंगा तो आप बोलोगे कि नहीं, फिर ये वापस वही वैल्यू आ गई। कैसे? अगर आप यहां पे q इनपुट में डालते हो और यहां पे अपना जो q है उसको स्प्लिट करते हो तो इधर जो q आएगा वो इसके साथ में कैंसिल करके 2 पाई बनाएगा और यहां पे आपका p थीटा बाई q लिखा हुआ है। सो 2 पाई के साथ में p थीटा बाई q मतलब 2 पाई को आप एलिमिनेट कर सकते हो। सो ये अल्टीमेटली p थीटा बाई q ही बन जाएगा जब आप k की वैल्यू q इनपुट में डालोगे तब, समझे। k की वैल्यू जब q इनपुट में डालोगे तो यू विल अगेन गेट द सेम आउटपुट जो आपको 0 पे ऑलरेडी मिल चुका है, जो आपको 0 पे ऑलरेडी मिल चुका है, राइट। तो इसलिए हम यहां पे आके रुक जाते हैं, हम कहते हैं कि यार यहां पे केवल q ही अलग अलग आंसर्स मुझे मिल सकते हैं और वो किस k के लिए मिल रहे हैं, वो 0 से लेके q-1 के लिए आपको अलग अलग q आंसर्स मिलते हैं, ओके। उसके बाद में आपके रिपीटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, आपका साइकिल फिर से बिगिन हो जाता है। तो अगर आप यहां पे q डालोगे तो आपको 0 वाला आंसर मिलेगा, q+1 डालोगे तो आपको 1 वाला आंसर मिलेगा, q+2 डालोगे तो आपको 2 वाला आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर से आपका साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई नए वैल्यूज नहीं मिल रहे हैं, सो विल स्टॉप एट दिस पॉइंट और बोलेंगे कि यार q अलग अलग आंसर्स फिर आपको इसको सॉल्व करके मिल रहे हैं, ठीक है ना। दिस वर्क्स प्रीटी फाइन फॉर अवर दिस रिक्वायरमेंट ऑल्सो, जिसको अब हम यहाँ पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं एंड यू विल सी कि हाउ ईजी दिस थ्योरम इज, कितने जल्दी से हम यहाँ पे इस थ्योरम की मदद से क्या निकाल पा रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के वैल्यूज भी निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। आई होप सभी बच्चों ने यहाँ पर पिछला वीडियो देख रखा होगा, नहीं भी देखा है तो भी यहाँ पर जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं इसको बिगिनिंग मान सकते हो एंड यू कैन बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं इस लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज का डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने कर दिया है, बट एक इनिशियल आइडिया कि हाउ
डी मॉयस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो यहां पर मैं डिस्कस करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कि आपको 1 की पावर 1/3 सॉल्व करना है, राइट। सो ऐसा ही कुछ हम यहां पे अभी सीख के आए हैं कि फ्रैक्शनल पावर्स को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन हम जो सीख के आए हैं उसके अंदर यहां पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ था, तो वो यहां पे इंकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे इस 1 को cos ऑफ 0 प्लस आई साइन 0 ऐसा लिख सकते हैं, और पावर में कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। सो अब आप यहां पर क्या बोलोगे कि अच्छा ठीक है, अब हम यहां पे ऑलरेडी 1/3 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर से किसी वैल्यू को p को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2/3 होता तो मैं पहले 2 को नीचे ले जाने में इंटरेस्टेड रहता, है ना, जैसे मैंने यहां पर आपको ये स्टेप करके दिखाया, ठीक है ना। लेकिन अब हम वो नहीं करना चाहते, हम डायरेक्टली 1/3 के बारे में सोचेंगे। सो डायरेक्टली 1/3 के बारे में सोचने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 के पाई वाला टर्म इंट्रोड्यूस करना है p थीटा के साथ में, ठीक है ना। p थीटा तो अब यहाँ पे 0 के ही बराबर है, लेकिन सो 2 के पाई वाला टर्म आप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो बस उतना ही आपको नजर आएगा, और उसके नीचे कितना आ जाएगा, फिर आपका अगली स्टेप में अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर आपको यहाँ पे थ्योरी समझ में आ चुकी है और आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लगाने के लिए कॉन्फिडेंट है, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी सोच पा रहे होंगे कि थीटा का वैल्यू क्योंकि 0 है तो ये दोनों तो आपके यहाँ पे टर्म्स में p थीटा तो आने नहीं वाला, तो बचेगा कितना, 2 के पाई बाई 3, 2 के पाई बाई 3, यही आपको अगली स्टेप में लिखना चाहिए बाय अप्लाइंग डी मॉयस थ्योरम। सो आपको यहां पर मिल जाएगा 2 के पाई बाई 3 कॉस के अंदर, एंड देन वैसे ही आई के साथ में साइन ऑफ 2 के पाई बाई 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ में लिखना क्या चाहिए आपने, यहां पे साथ में आपने लिखना चाहिए कि के की क्या क्या वैल्यूज अलाउड है, ठीक है ना। सो के क्या क्या हो सकता है, के आपका 0, 1 एंड 2 हो सकता है इस केस में। जितना भी आपका क्यू का वैल्यू है उससे एक कम, 0 से स्टार्ट करके क्यू के वैल्यू से एक कम तक आप यहां पे बेसिकली इनपुट में अगर डालोगे के के वैल्यूज, सो आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, और वही आपके आंसर्स हैं, है ना, वही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। अगर आप यहां पे 0 डालते हो तो क्या बनेगा, एक बार देख लो। अगर आप के का वैल्यू 0 डालते हो तो क्या बनता है, अगर के का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको यहां पे cos ऑफ 0 प्लस आई साइन 0 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। अगर आप के का वैल्यू 1 डालते हो तो z सिंप्लीफाई होकर कितना आ जाएगा, के का वैल्यू 1 डालोगे तो cos ऑफ 2 पाई बाई 3, cos ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3 मिलेगा आपको, ठीक है ना। जिसको लिखने के लिए आप फर्दर कैसा लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए आप e की पावर i 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कार्टेशियन में चेंज करना है तो cos ऑफ 2 पाई बाई 3 की वैल्यू यहां पे डाल के -1/2 प्लस आई √3/2 ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। सो तीनों फॉर्मेट्स हमने पिछली वीडियो में देखे हुए हैं, ठीक है ना। हम पहले लास्ट वीडियो में ये कैलकुलेट किया था, इसकी मदद से हमने यहां पे इसको पोलर और यूलर में कन्वर्ट किया था। यहां सबसे पहले क्या कैलकुलेट हो गया है, आपका पोलर फॉर्मेट पहले कैलकुलेट हो गया है, तो वैल्यू डाल के आप इसको यूलर में और कार्टेशियन में काफी इजीली चेंज कर पा रहे हो, ठीक है ना। और k = 2 अगर आप यहां पे इनपुट में डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे 4 पाई बाई 3, ठीक है ना। तो z की वैल्यू जा रही है वो हो जाएगी आपकी 4 पाई बाई 3 एंड प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3, जिसको अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो e की पावर में i 4 पाई बाई 3 इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, राइट। और यही चीज अगर आप कैलकुलेट करके कार्टेशियन फॉर्मेट में बोलोगे तो -1/2 एंड -√3i/2 इज व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है। सो वही सब कुछ है जो हमने पिछली वीडियो में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए ऑलरेडी फैक्टराइजेशन टेक्निक की मदद से डिस्कस किया था, वो अब यहां पे हम डी मॉयस थ्योरम लगा के भी डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसे हमने यहां पे सॉल्व किया है, वैसे आप 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी या इन जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना। करना क्या होगा, 1 की जगह आपको cos 0 प्लस आई साइन 0 लिख के यहां पर डी मॉयस थ्योरम अप्लाई करना है, ताकि आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एंड देन के की वैल्यू अलग अलग इनपुट डालोगे तो आपको अलग अलग आंसर्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना, राइट। सो यही है हमारे जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एंड इन पे जो प्रॉपर्टीज एंड ऑल है वो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इनके नाम हैं, ठीक है ना। k = 0 पे तो आपको यहाँ पे 1 मिला है, k = 0 पे आपको जो मिला है वो 1 मिला है, लेकिन k = 1 पे जो आपको मिला है उसको अगर आप लेट से यहाँ पे ओमेगा कहते हो, सो k = 2 वाले टर्म को आप देख के डायरेक्टली बता सकते हो कि वो ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी देख ली है कि यार हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि आपके जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं वो जीपी में है ना। क्या क्या नोटिस कर चुके हैं हम यहाँ पे, जीपी वाली बात नोटिस कर चुके हैं। फिर हम यहाँ पे सेकंड बात जो नोटिस कर चुके हैं वो प्रोडक्ट की बात नोटिस कर सकते हैं कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, क्योंकि वो कितना बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, है ना। सो ओमेगा क्यूब आपका 1 का बराबर होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव नोटिस्ड ऑलरेडी, ठीक है ना। थर्ड आपका सम का वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका 0 के बराबर आएगा, है ना, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्मेट को नोटिस करना सबसे आसान है, 1 ले लो, फिर ये वाला ब्रैकेट ले लो, फिर ये वाला ब्रैकेट ले लो, सबको ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। सो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं जो हम यहाँ पे ऑलरेडी है ना जानते हैं। ये सब हम कब कर पा रहे हैं,
इतना इजीली क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम एक बार ऑलरेडी इसको, है ना, पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई। बट वाई एम आई ट्राइंग टू डू इट वंस अगेन? क्योंकि हम ऐसा ही कुछ आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं, बट दैट वुड बी फॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो आपको यहां पे थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा दूं कि क्या क्या हमें ऑलरेडी आता है, ठीक है ना। सो हमें ये सारी चीजें आती हैं। हमें ये भी पता है कि अगर मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट करता हूं तो मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बेसिकली मिल जाता है, ये भी याद है आपको, राइट। तो ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपको वापस आगे देखने के लिए मिलने वाली है आज के वीडियो में, ठीक है। डन है, चलिए। सो हमारे यहाँ पे जो डिस्कशन है आगे बढ़ाते हैं एंड लेट अस डिस्कस इंटरमीडिएट वैल्यू वेयर यहां पर आपको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का अगर कोई डिस्कशन निकालने के लिए बोलता है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमें पढ़ना ही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऐसा कोई अलग से पूछता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसको डिस्कस कर लेंगे इंटरमीडिएट टॉपिक, तो आपको nth रूट ऑफ यूनिटी में ट्रांजिशन करते समय थोड़ा सा ईज फील होगा। दैट्स व्हाई वी वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पर, है ना, सिमिलर करनी है, राइट। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपकी वैल्यू क्या क्या आना चाहिए उसको एक बार नोटिस करके देखते हैं। आपको डी मॉइवर थ्योरम भी लगाने का एक बार फिर से मौका मिलेगा, ठीक है ना। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये होना चाहिए 1 की पावर में 1/3 की जगह 1 की पावर में 1/4 आपने कर दिया, ठीक है ना। तो इस बार मैं 4 अलग अलग आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ये जो डी मॉइवर थ्योरम है वो निकाल के देगा, ठीक है। सो आप यहां पर फिर से क्या करोगे, 1 को तो आप यहां पे cos ऑफ 0 प्लस i sin 0 ही लिखोगे हर बार, और इसकी पावर में आपको यहां पे 1/4 करना है, राइट। सो सिंप्लीफाई करते समय आपको यहां पे 2 के पाई तो लिखना ही है, साथ में p थीटा है, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 है तो वो टर्म फिर से नहीं आने वाला, अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके साथ में यहां पे साइन के साथ में फिर से एंगल आपका वही बनेगा 2 के पाई बाय 4, राइट। एंड यहां हम फिर से क्या मेंशन करना चाहेंगे कि यार आपका जो k का वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। सो k का वैल्यू इस बार हम क्या मेंशन करेंगे, k का वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अगेन लेट अस ट्राई एंड फाइंड द एक्चुअल वैल्यूज जो आपके यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बनने चाहिए, ठीक है ना। k का वैल्यू 0 डाल के क्या हो रहा है, k का वैल्यू 1 डाल के क्या हो रहा है, k का वैल्यू 2 डाल के क्या हो रहा है, एंड k का वैल्यू 3 डाल के क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं एंड देखते हैं कि इसके अंदर भी कोई अच्छा सा पैटर्न हमें यहाँ पे मिलता है क्या, है ना। कुछ ऐसी चीज मिलती है क्या जिसको हम एज ए प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। ऑलराइट, सो k की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, k की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो तो यहाँ पे 0 डाल के तो मतलब वो हो जाएगा ना cos ऑफ 0 प्लस i sin 0, ये तो आपका 1 ही बनेगा। तो यहाँ पे तो आपका z का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप 1 डालते हो तो कितना हो जाएगा, 1 डाल के आपका यहाँ पे, अच्छा एक चीज और कर लें, यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईज हो जाएगा, या कैलकुलेट करते समय ही कर लेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेट करते समय हम यहाँ पे 2 का कैंसिलेशन करवा लेंगे। सो यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है, k पाई बाई 2 लिखा हुआ है, और आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 डाल रहे हो, मतलब पाई बाई 2 बनेगा। तो cos पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा i के बराबर। फिर आप अगला वाला टर्म अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, 2 डालना है। 2 डालोगे तो ये 4 कैंसिल करके पाई बनेगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, कॉस पाई -1 बनेगा, तो ये -1 आ जाएगा। z की वैल्यू नेक्स्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो 3 डाल के, तो ये 3 पाई बाई 2 बनेगा, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे i के साथ में -1 आएगा, तो ये -i बनेगा। तो इतने सिंपल से आपके यहाँ पे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकले हैं, 1 -1 i -i। इन सभी का पावर 4 करके आपको 1 मिलता है, इसका मतलब ये है, विच इज प्रीटी नाइस। यस, ऐसा ही होता है। इन सभी की पावर अगर आप यहाँ पे 4 करते हो तो आपको 1 ही तो मिलता है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो ये है हमारे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। अगर ये आपके फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है तो हम यहाँ पे फिर से कुछ कुछ चीजें नोटिस करना स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर मैं लेट अस से, इसका नाम तो मैं चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, इसको तो मैं 1 ही रखता हूं, लेकिन इसका नाम अगर लेट अस से मैंने अल्फा रखा, तो क्या ये अल्फा स्क्वायर का कैंडिडेट ठीक है क्या। अगर आप i का स्क्वायर करोगे तो क्या आपको -1 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और ये i क्यूब हो जाएगा क्या, मतलब ये अल्फा क्यूब हो जाएगा क्या, राइट, बिल्कुल हो जाएगा। आपका i का क्यूब जो है -i के बराबर ही होता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो जो हमने यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर ये बात डिस्कस करी थी कि आपके जो रूट्स आए हैं वो जीपी में आए हैं, तो अगेन यहां पर भी आपके जो रूट्स आए हैं वो जीपी में ही आए हैं, ठीक है ना। आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो इसके अंदर, बार बार आप इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप इसके अंदर i मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। i मतलब क्या कर रहे हो, e की पावर i पाई बाई 2, e की पावर i पाई बाई 2, है ना। ये चीज आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो आप यहां पे एक बार क्या लिख सकते हो, अपना जो फॉर्मेट है ना यूलर वाला वो लिख सकते हो, ठीक है ना। दिस क्वांटिटी सेम एज e की पावर में i 2k पाई बाई 4 विच इज सेम एज e की पावर में i k पाई बाई 2। मतलब ये वाला फैक्टर बार बार मल्टीप्लीकेशन में जा रहा है, ये वाला फैक्टर बेसिकली बार बार इस्तेमाल हो रहा है टू कैलकुलेट द वैल्यू, एंड इसलिए आप यहां नोटिस करोगे कि बार बार आपका e की पावर i पाई बाई 2, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट टू द नेक्स्ट
वैल्यू टू गेट टू द नेक्स्ट वैल्यू हम बार बार यही चीज नोटिस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है ना। यहां पर अगर आप 0 डालते हो तो कोई बात नहीं, 1 बन गया। 1 डालोगे तो आपने क्या क्रिएट किया, e की पावर i पाई बाई 2। तो 1 में क्या मल्टीप्लाई किया है, e की पावर i पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है ना, लिखना है तो यहां पर एक बार लिख भी देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे यूलर फॉर्मेट अगर लिखोगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें और अच्छे से नजर आएंगी। 1 के बाद में आपने e की पावर i पाई बाई 2 क्रिएट किया है, उसके बाद में e की पावर i पाई क्रिएट किया है, फिर उसके बाद में e की पावर i 3 पाई बाई 2 क्रिएट किया है। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक आने के लिए जो मल्टीप्लाई किया है वो यहां से यहां तक आने के लिए मल्टीप्लाई किया है, वो यहां से यहां तक आने के लिए मल्टीप्लाई किया है। वॉट मोर कैन वी डिस्कस, जैसे कि हमने यहां पे डिस्कस किया था, क्या यहां पे सम की बात हम नोटिस कर पा रहे हैं कि 0 के बराबर आ रहा है। अगर आप ऐड करोगे 1 माइनस 1 i माइनस i आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब सम ऑफ रूट्स तो आपके इस बार भी 0 के ही बराबर आ रहा है। चाहे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, चाहे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करो, सम ऑफ रूट्स तो आपके जो निकल रहे हैं यूनिटी के, उनका आंसर 0 के बराबर ही आता है ना। सम का आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। प्रोडक्ट की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यहां पे ओमेगा क्यूब बना था और हमारे यहां पे आंसर 1 आया था। यहां पे अगर मैं सब चीजों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास में -1 और फिर माइनस आई स्क्वायर, मतलब चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर आएगा। लेकिन इस बार आंसर जो प्रोडक्ट का आया है वो -1 आया है। पिछली बार अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो आपको यहां पे 1 मिला था, अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में -1 बन रहा है। मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू है कभी कभी 1 बन सकती है, कभी कभी -1 बन सकती है। तो देखना पड़ेगा कि कब 1 और कब -1 बनने वाली है। ठीक है ना, डन। लेकिन सम की वैल्यू तो हमेशा ही 0 आएगी। एंड जैसे ही हम यहां पे इस ज्योमेट्री की भी बात करना स्टार्ट करते हैं, अगेन वी गेट ए वेरी नाइस स्ट्रक्चर ओवर हियर, क्योंकि हमारे पास में 1 -1 i माइनस आई के जो लोकेशंस हैं वो तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं आपको मिल रहे हैं। तो आपको एक बढ़िया सा स्क्वायर बनते हुए नजर आएगा। ठीक है ना, सो आपका जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी आपको। क्या प्रॉपर्टी है हमारी, प्रॉपर्टी हमारी ये है कि एक रेगुलर फिगर बनेगा। 3 साइड का रेगुलर फिगर जो होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 4 साइड का जो रेगुलर फिगर होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और आपका जो एक वर्टेक्स है वो कहां पे आएगा, हमेशा 1 पे आएगा, राइट। एक वर्टेक्स आपका 1 पे आएगा, तो 1 के साथ में अगर आप एक स्क्वायर बनाना स्टार्ट करते हो तो 1i -1 एंड -i, ठीक है ना, इन सबको ज्वाइन करके आपको क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल जा रहा है। ओके, 1i -1 -i, ठीक है। इसके पहले हमें क्या मिला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला था। अब ये सारी बातें हमने यहां पे अभी पिछले 5-1 मिनट में डिस्कस करी हैं फॉर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ये इसलिए डिस्कस करिए ताकि आप सिमिलैरिटी देख पाएं कि यार काफी सिमिलैरिटी है, राइट। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज नोटिस करी हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर्टी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं फॉर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ऑल्सो। मतलब फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी या इन जनरल nth रूट ऑफ यूनिटी में भी वही सेम प्रॉपर्टीज आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जानी चाहिए, राइट। तो हम यहां पे अब एक बार उनकी वैल्यूज लिख के देखते हैं कि उनकी शक्ल कैसी रहने वाली है, ठीक है ना, कैसे दिखने वाले हैं ये। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का सबसे पहले तो मतलब अब यहां पे आपको समझ में आ चुका होगा कि हम 1 की पावर 1/n सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब आप यहां पे क्या करना चाहते हो, cos ऑफ 0 प्लस i sin 0 की पावर में 1/n लिखना चाहते हो। तो यहां पे फिर से थीटा का वैल्यू आपका 0 के बराबर है, तो आपका जो थीटा का वैल्यू 0, इस वजह से जो p थीटा वाला टर्म है वो तो आने नहीं वाला। सो 2 के पाई बाय n ही यहां पर फिर से बनने वाला है, ठीक है ना। सो कितना हो जाएगा, cos के अंदर 2 के पाई बाय n और यहां पे भी आ जाएगा साइन के अंदर 2 के पाई बाय n। डन। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपको हेल्प करेगा सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी के कैलकुलेशन में। और यहां पे हमारा जो k का वैल्यू कहां से कहां तक जाने वाला है, k का वैल्यू आप यहां पर बोलोगे कि इट कैन गो फ्रॉम 0 1 अप टू n-1, ठीक है। n-1 तक जाएगा तो आपके n डिफरेंट वैल्यूज यहां पे जनरेट हो जाएंगे, राइट। अगर आप शॉर्ट में यहां पे फिर से जो लिखना चाहते हैं चीजों को, तो आप यहां पर इसको किसमें कन्वर्ट कर लो, आप यूलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, तो e की पावर में i 2 के पाई बाय n, ऐसा आप यहां पे इसको बोल सकते हो, राइट। तो ये बोलो चाहे वो बोलो, बात तो एक ही है ना। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर तो सेम ही है, लिखने का तरीका बस हमारे यहां पर अलग अलग है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम, राइट। सो अगर आप यहां पे k की अलग अलग वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे तो यू शुड एक्सपेक्ट कि आपके यहां पे अलग अलग वैल्यूज जो nth रूट के हैं वो आना स्टार्ट होने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा, राइट। सो एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं। चलो, k की वैल्यू 0 डाल के कितना हो रहा है, k की वैल्यू 0 डाल रहे हैं तो z का वैल्यू आपका निकलेगा 1 के बराबर। k की वैल्यू अगर आप 1 डालते हो तो आपको क्या मिलेगा, z आ जाएगा e की पावर में i 2 पाई बाय n के बराबर, राइट। अगर आप k की वैल्यू 2 डालते हो तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, e की पावर i 4 पाई बाय n के बराबर, ठीक है ना। देखो एक बार 1 डाल के 2 पाई बाय n, फिर 4 पाई n, फिर 6 पाई बाय n, इस तरह से हम यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं सारी चीजें आगे
बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, e की पावर में i 6 पाई बाय n, और ऐसा करते करते एंड में हम जब जाएंगे तो n-1 जब मैं यहाँ पे डालूंगा तो वो आपका लास्ट रूट होना चाहिए, ठीक है ना। n-1 डाल के जो आपको वैल्यू मिल रही है दैट वुड बी e की पावर में i n-1 पाई बाय n, राइट। इतने अलग अलग रूट्स आपके यहाँ पे बनेंगे। अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे n की वैल्यू अगर जान जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका n का वैल्यू चेंज होगा, कभी आपको 5th रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाएगा, कभी आपको 7th रूट, कभी 10th रूट, जो भी पूछा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो है n की वैल्यू को चेंज कर लेना, तो उसके हिसाब से आपके यहाँ पे रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब लेकिन विथ दिस वेरिएबल n ऑल्सो व्हाट कैन वी नोटिस, वेरिएबल n भले ही है यहाँ पे लेकिन तब भी कई सारी चीजें हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वांटिटी को अल्फा बोलता हूँ, 1 को तो 1 ही रहने देते हैं, ठीक है ना, जैसे इसके पहले भी हमने किया था वही सेम काम कर रहे हैं, 1 को तो 1 ही रखते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वांटिटी को अल्फा कहता हूं तो क्या ये अल्फा का स्क्वायर नहीं है क्या, ये अल्फा का क्यूब कहा जा सकता है क्या, अल्फा की पावर n-1 कहा जा सकता है क्या। देखो एक बार ध्यान से, अगर इसका नाम अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर करके एग्जैक्टली यही बनेगा, इसका स्क्वायर करो, राइट। अगर इसका क्यूब कर देते हो, ओरिजिनल क्वांटिटी जो अल्फा है उसका क्यूब कर देते हो तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। एंड उसी का पावर ऐसा लग रहा है कि आपने यहां पे क्या कर दिया है, n-1 के साथ में 2 भी आएगा एक, ओके, 2 टाइम्स ऑफ, है कि नहीं। आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, हालांकि मुझे भी चलो अच्छा हुआ नोटिस हो गया ये कि हमारे पास में यहाँ पे 2 तो रहेगा ही, पाई और n भी रहेगा, n k की जगह बस यहाँ पे n-1 मुझे यहाँ पर करना था। सो फिर से आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि अल्फा की पावर में n-1 लिखा हुआ है, ऐसा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो कैन यू सी कि आपके यहाँ पर जो नंबर्स सारे बन रहे हैं, क्यूब रूट सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी, जो आपके यहाँ पे n अलग अलग वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं, वो सब कैसे हैं, वो फिर से जीपी में ही है, वो काय में है, जीपी में ही है। ऑलराइट, सो जीपी आपकी इस तरह से यहां पर बन रही होती है, एन आपके आंसर्स निकल कर आ रहे होते हैं। अब नोटेशन की यहां पर बात कर लेते हैं। नोटेशन में जैसे हमने यहां पे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर जैसे नोटेशन लिए हैं, ये तो ठीक है, ये तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कभी अगर नोटेशन देने की जरूरत पड़ती है तो वी ऑल्सो यूज सबस्क्रिप्ट वाला नोटेशन, ठीक है ना। जैसे यहां पे हम 1 को तो 1 ही बोलेंगे, या 1 को आप यहां पे अल्फा 0 बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमने k की वैल्यू 0 पकड़ के चली है, ठीक है ना। फिर k की वैल्यू अगर 1 है तो इसको हम अल्फा 1 कहते हैं, इसको अल्फा 2 कहते हैं, इसको अल्फा 3 कहते हैं, और ऐसा करते करते अल्फा n-1 तक हम यहां पे इनको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आपको यहां पर ये बताना होता है ना कि यार आपके nth रूट में कितने रूट्स हैं, तो इस तरह से वो लिख के बता देते हैं, राइट, कि अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n-1 आर द n रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। फिर आप यहां पे आगे कुछ सवाल को आंसर करोगे। ऑलराइट, सो नोटेशन ये कैलकुलेशन के लिए परफेक्ट है, लेकिन कई बार नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपको चीज लिखी हुई दिखाई दे सकती है। ऑलराइट, सो अब यहां पे एक एक करके प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एंड यू विल रियलाइज कि काफी सारी प्रॉपर्टीज तो आपकी यहां पर एकदम मैच ही हो रही है। जैसे कि वाली प्रॉपर्टी जीपी को, है ना, यहां पर जो है बता रही है, समझा रही है कि देखो आपका जो सारा का सारा कलेक्शन है nth रूट्स का, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जीपी बनेगा। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है ना। आपका जो अल्फा का वैल्यू है, जो हमने यहाँ पे माना है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 डाल के जो आ रहा था, e की पावर i 2 पाई बाय n निकल कर आ रहा था, अल्फा का वैल्यू e की पावर i 2 पाई बाय n निकल कर आ रहा था, और वही सारे वैल्यूज आप स्क्वायर क्यूब पावर 4 करते हुए अगर लिखोगे तो आपको सारे के सारे रूट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपका जो जीपी है उसका कॉमन रेशो भी अल्फा के ही बराबर है, इसका मतलब, है ना, ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। वी हैव ऑल्सो नोटिस दिस, ठीक है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि आपके जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी रहेंगे वो एक जीपी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं सम की बात करता हूं तो सम आपका 0 के बराबर आना चाहिए, सम आपका 0 के बराबर आना चाहिए। इसको निकाल के एक बार मैं देख लेता हूं, दिखा देता हूं, और फिर आप आगे से ये ध्यान रखना। हालांकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में नोटिस किया हुआ है, और 4th रूट ऑफ यूनिटी भी अभी मैंने आपको दिखाया था कि सम की वैल्यू तो वहां पर भी 0 आ रही थी। तो चाहे क्यूब रूट हो, चाहे 4th रूट हो, चाहे इन जनरल nth रूट हो, आपके जो भी वैल्यूज निकले उन सबका सम करके आपको 0 ही मिलने वाला है। यहां पर फायदा क्या है कि हमें पता है कि ये जीपी है, तो जीपी का हम यहां पर रिजल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं सम का, विच इज 1 फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशो -1, एंड अल्फा की पावर n हम जानते हैं कि 1 के बराबर होगा। अल्फा की पावर n आपका 1 के बराबर होना चाहिए। अल्फा किसका रूट है, अल्फा अल्टीमेटली इस इक्वेशन का ही तो रूट है। तो ये इक्वेशन क्या है, अल्टीमेटली z की पावर n इक्वल टू 1, मतलब z की पावर n इक्वल टू 1 में अल्फा डाला जा सकता है, मतलब अल्फा की पावर n आपका 1 के बराबर होगा। या तो ऐसे देख लो, या फिर अल्फा की पावर n डायरेक्टली यहां पे करके देख लो। अगर आप इसकी पावर n करते हो तो n कैंसिल हो जाएगा, तो cos की e की पावर में i 2 पाई, e की पावर में i 2 पाई अगर लिखा हुआ है, मतलब cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। सो अल्फा की पावर n आपकी 1 होती है, ये चीज हम जानते हैं।
है ना, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 1 - 1 अपॉन अल्फा -1 विच इज गोइंग टू गिव यू 0 एवरी टाइम, ठीक है ना, सिंस अल्फा की पावर n हैज टू बी इक्वल टू 1, राइट। सो ये यहां पे 1 आएगा और आपको यहां पे 0 आंसर हमेशा ही मिलेगा। डन। फिर प्रोडक्ट की अगर आप यहां पे बात करें तो अभी अभी हमने यहां पे देखा है कि क्यूब रूट के अंदर तो हमारा प्रोडक्ट का वैल्यू +1 आया था, लेकिन फोर्थ रूट के अंदर हमारा आंसर -1 के बराबर आया है। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू से कि यार आपके उसमें -1 की पावर में n-1 फॉर्मूला है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, आप इनको यहाँ पे लिटरली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, सबको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यहाँ पर आपकी पावर के अंदर कितना आ जाएगा, पावर के अंदर आपका यहाँ पे जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, है ना, 1 + 2 + 3 अप टू n-1। वहां से भी आप कैलकुलेशन अपनी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, बढ़ा के दिखा देते हैं चलो एक बार। बाकी अदरवाइज याद रखना भी काफी आसान है कि अगर आपको ऑड nth रूट पूछा है तो आपका आंसर +1 आएगा, और अगर आपको इवन nth रूट पूछा है तो आपका आंसर -1 आएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू लेटेस्ट से 3 डालते हो तो यहाँ पे 2 बनेगा और -1 का स्क्वायर करके +1 आएगा। अगर आप 4 डाल रहे हो तो ये क्यूब बनेगा और -1 का क्यूब आपका -1 आएगा, विच इज परफेक्टली मैचिंग विद व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रोडक्ट की मैं बात कर ही रहा हूं तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। सो अल्फा की पावर में कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3, ऐसा करते करते n-1 तक जा रहा है, राइट। सो ये जो आपका पूरा का पूरा सम है अल्फा की पावर में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू n/2, है ना, n+1/2 का ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन n की जगह n-1 बोला जाएगा। एंड नाउ वी कैन बेसिकली यूज द अल्फा का एक्सप्रेशन। अल्फा का एक्सप्रेशन कितना है, ऑलराइट, अल्फा का जो आपका एक्सप्रेशन है दैट इज बेसिकली सिंस अल्फा इज इक्वल टू e की पावर में i 2π/n, है ना, ये चीज मैं यहां पे अभी इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज अगर मैं यूज करूंगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर में i 2π/n, और उसकी पावर में कितना आ जाएगा, उसकी पावर में n-1 इंटू n/2, ठीक है ना। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका n कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद e की पावर i π। e की पावर i π तो हम जानते ही हैं यूलर आइडेंटिटी है, वो -1 हो जाएगा, -1 की पावर में n-1, यही आपका यहां पर फॉर्मूला है, ठीक है, डन है। e की पावर i π हो गया है -1 और उसकी पावर में n-1 आपका बचा हुआ है। इस फॉर्मूले से आप हमेशा ही अपना प्रोडक्ट का आंसर निकाल के बता सकते हैं, डन है। चलिए, सो आपको यहां पर ये भी आइडिया लग चुका है कि हम प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बताते हैं, तो थोड़ा सा एक दो प्रॉपर्टीज और है उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज दिस, ठीक है ना, थोड़ा सा यहां पर फिगर वगैरह बना हुआ है तो आपके लिए सपोर्ट के लिए बना है, ध्यान से देख लो। बाकी ये आपको एक्सटेंड करते आना चाहिए लॉजिक, जो यहाँ पे nth रूट के लिए समझाने की कोशिश है, ठीक है ना। अगर आप nth रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करोगे तो आपके पास में क्या आने वाला है, इफ रिप्रेजेंटेड ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन locate their position at the vertices of a regular polygon of n-sided inscribed in a unit circle। आप अगर सारे के सारे nth रूट्स को कैलकुलेट कर लो और उनको यहां पे अच्छी तरीके से अगर प्लॉट करोगे आर्गन प्लेन के ऊपर, तो आपको कई सारे डॉट्स नजर आएंगे। उन सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक रेगुलर n-साइडेड पॉलीगन मिलेगा, राइट। जैसे कि 3 जब हमारे पास में यहां पे पॉइंट्स ड्रॉ हुए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिला था। जितना एंगल यहां पे बन रहा था 2π/3, उतना ही एंगल 2π/3 यहां पर बन रहा था, उतना ही एंगल 2π/3 यहां पर भी बन रहा था, ठीक है ना। एकदम इक्वल एंगल हो गया था, 2π/3 हो गया था, क्योंकि 3 आपके साइड्स यहां पर आए थे। यहां पर अगर आप नोटिस करते हो तो हमने यहां पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जब पढ़ा था तब हमने यहां पर नोटिस किया था कि यार एक आपका स्क्वायर बनेगा, तो 2π/4 हो गया था। सब जगह 2π/4 एंगल आपका यहां पर बना था। 2π/4 मतलब कितना है, π/2 एंगल आपका यहां पर बना था, राइट, विच इज प्रीटी नाइस। आपका यहां पे π/2 ही बन रहा होता है ना, डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर आप ऐसे ही अगर यहां पे फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी किसी क्वेश्चन में अगर डिस्कस करोगे तो आपको एक रेगुलर पेंटागन मिलेगा। पेंटागन तो थोड़ा डिस्टॉर्टेड भी हो सकता है, 5 साइड्स होना जरूरी है बस, ठीक है ना। तो पेंटागन तो हम इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 5 साइड्स अगर है तो वो आपका पेंटागन है, राइट। लेकिन रेगुलर पेंटागन क्या होता है, रेगुलर पेंटागन आपका होता है जिसके अंदर इस तरह का जो सेंटर है उसके ऊपर अगर आप एंगल सबटेंडेड देखते हो हर एक साइड का, तो कितना आएगा, वो आपके यहाँ पे बराबर आएगा। या ये भी कह सकते हो कि आपके जो साइड लेंस होंगे वो सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक है ना। सो साइड लेंस आपके अगर बराबर रखते हुए आप यहाँ पे जब पेंटागन बनाते हो, वो आपको यहाँ पर बेसिकली मिलता है एज ए रेगुलर पेंटागन। अगर आप फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी को प्लॉट करोगे तो, और एक वर्टेक्स तो हमेशा आपका 1 पे रहेगा। यहाँ पे भी 1 है, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि nth रूट ऑफ यूनिटी अगर आप कैलकुलेट करें तो यूनिटी तो आपका यहाँ पर एक रूट होता ही है, राइट।
वैसे अगर आप यहाँ पे 6 रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेट करोगे तो आपको हेक्सागन मिलेगा, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। ये सारे आपके ज्योमेट्रीज आप ध्यान रख सकते हो। एंड इंपॉर्टेंटली आपका यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड है वो कितना आ रहा है वो यहाँ पे बीच में ध्यान रखो। कोई सी भी एक साइड को अगर आप पकड़ते हो तो एंगल सबटेंडेड आपका यहाँ पे 2π/n के बराबर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक साइड का यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड इसका मतलब कितना आ जाएगा 2π/6 के बराबर आने वाला है, π/3 मतलब 60 डिग्री यहाँ पर बनेगा, 60 60 60 60 ऐसा मिलके यहाँ पे 360 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका बेसिकली जो है ज्योमेट्री होता है। रेगुलर पॉलीगन आपके यहाँ पर बनता है। अब nth के लिए क्या डिस्कस करेंगे, जब n साइड्स हम बना ही नहीं पाएंगे, आपको यहाँ पे साइड्स का काउंट पता होना चाहिए ताकि एक सुंदर सा फिगर आप यहाँ पे बना पाओ। तो हमने यहाँ पर अभी क्या है जो भी यहाँ पे n के फेमस वैल्यूज है उनको लेके हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। बाकी अगर 20 आ जाते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए कि 20 अगर आ गया, 20th रूट का अगर डिस्कशन चल रहा है, सो 20 साइड का जो आपका पॉलीगन होगा वो आप यहाँ पे ड्रॉ करके अपना फिगर यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि बनने वाला है, ठीक है। चलिए, सो विद दैट वी आर डन विद ऑल द थ्योरेटिकल डिस्कशंस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू क्वेश्चंस। आपका यहाँ पर जो पहला सवाल है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज बेसिकली दिस कि z आपका यहाँ पे 1 नहीं है, z आपका 1 नहीं है एंड z क्या है, 5th रूट ऑफ यूनिटी है। देखो अभी यहाँ पे 5th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर ली इन्होंने, ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि अगर ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है, लेट्स से मैं उसको अगर z को है ना यहाँ पे 5th रूट ऑफ यूनिटी मान ही रहा हूं, तो इतना तो मैं क्या लिखना चाहूंगा सबसे पहले कि यार कहीं पर भी z की पावर 5 तो मैं 1 ही लिखूंगा। z अगर आपका 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो इसी इक्वेशन कैलकुलेट हुआ है, मतलब ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा ही ना कि z की पावर 5 आपका 1 के बराबर है। अगर ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो उसमें से एक रूट तो 1 होगा ही होगा। हालांकि हम जानते हैं कि ये z जो हम जिस चीज को बोल रहे हैं वो डेफिनेटली आपका 1 नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो 5th रूट ऑफ यूनिटी में हम लेकिन ये जरूर जानते हैं कि जो भी आपके यहाँ पे वैल्यूज आने वाले हैं, जो भी आपके यहाँ पे वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है ना, उन सबका सम तो आपका यहाँ पे 0 के ही बराबर होना चाहिए, राइट। सो 1 आ गया, उसके बाद में z आ गया, z की पावर 2 आ गया, z की पावर 3 आ गया, z की पावर 4 आ गया, यहीं तक जाएंगे, है ना। 5 कंप्लीट हो गया ना आपके यहाँ पे। 1 से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे z की पावर में n-1 तक जाना होता है। ये क्या है, आपके 5th रूट्स ऑफ यूनिटी कहलाएंगे। If you consider z as one of the 5th roots of unity, then the other roots can be actually defined, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो है एक रूट 1 होता ही है, और अगर एक का वैल्यू z है तो आगे के सारे हम यहाँ पे उनकी पावर्स ले लेके यहाँ पे, क्योंकि जीपी बनती है इसलिए इस तरह से मेंशन डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे दो चीजें डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अगर ये 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो ये वाला इक्वेशन भी ट्रू होना चाहिए और ये वाला इक्वेशन भी आपका ट्रू होना ही चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट, अगर ये आपको यहां पे पता चल चुका है तो हम यहां पे निकालना चाहेंगे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, जहां पे आप देख सकते हैं कि 1 + z + z² ये जो पूरा पूरा आपका एंटिटी है इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, -z⁴ से रिप्लेस कर सकता हूं। और जो आपका यहां पे सेकंड वाला यहां पे टर्म है -2/z, उसके अंदर अगर मैं z⁴ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे हमारे पास में z⁵ बनेगा जिसको मैं 1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। सो यही आपके यहां पर स्टेप होना चाहिए इस क्वेश्चन का, जो काफी जल्दी आपको यहां पर आंसर निकाल के देने वाला है। क्या कह रहे हैं हम यहां पे कि आप यहां पे सोचो कि लॉग के अंदर बेस में जहां पे √3 है, आपने इन सबको तो मर्ज करके -z⁴ से रिप्लेस कर ही देना चाहिए, है ना। सम ऑफ 5th रूट्स ऑफ यूनिटी 0 के बराबर होगा। इस इक्वेशन से हम यहां पे ऑलरेडी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड अगला वाला जो यहां पर कैलकुलेशन है वो मैंने आपको बताया, -2 अपॉन कितना कर सकते हैं, z के साथ में z⁴ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये जो आपका z⁵ बनेगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर आपके इसमें यहां पे अब क्या है, -z⁴ -2 टाइम्स ऑफ z⁴। सो लॉग के अंदर क्या आ जाएगा, बेस में √3 और मॉड के अंदर -3 टाइम्स ऑफ z⁴ आएगा। एंड यहां पे जो आपका माइनस है ना, -3 उसका मॉडुलस तो आप यहां पे 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मॉडुलस ऑफ z⁴ कितना हो जाएगा, z⁴ का मॉडुलस या फिर पावर 4 बाहर निकाल के z के मॉड की पावर 4, बात एक ही है। एंड आप यहां पे नोटिस करोगे कि यार मॉडुलस तो 1 के बराबर आएगा ना, मैग्नीट्यूड आपके इसमें यहां पे, क्योंकि ये सॉल्व ही यूनिटी के क्यूब रूट्स के लिए हो रहा है, और सारे सारे जो आपके यहां पे क्यूब रूट्स नहीं सॉरी 5th रूट के लिए हो रहा है। जो भी आपके यहां पे 5th रूट है वो किस फॉर्मेट का है, e⁻² फॉर्मेट का है, ठीक है ना। जो भी आपका nth रूट निकल कर आता है, ध्यान रखना हमेशा, जो भी आपका nth रूट निकल कर आता है वो e⁻² फॉर्मेट का होता है ना बेटा, राइट। मतलब ये cos θ + i sin θ वाला ही फॉर्मेट है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही निकलेगा,
राइट, क्योंकि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में थीटा क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और आपका आंसर हमेशा ही मैग्नीट्यूड का 1 के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हमेशा ही 1 के बराबर आने वाला है, ये चीज हमें पता चली। तो आपका यहाँ पे बस लॉग के अंदर 3 ही बचेगा, बेस में √3 है, जिसका आंसर फिर आप यहाँ पे 2 कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करके आप इसको बाहर 2 निकाल सकते हैं एंड लॉग की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो 2 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनना चाहिए, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि आपको यहां पे इन जनरल जो nth रूट्स के लिए सारी बातें बता दी गई हैं, राइट, कि यार किस तरह से यहां पर ये वर्किंग होता है, इसका इन जनरल nth रूट के लिए बता दिया गया है। तो क्वेश्चन में अगर 5th रूट आ रहा है, 7th रूट आ रहा है, 11th रूट आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप उसके लिए अपने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो खुद से लिख पाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे है, ठीक है। ऑलराइट, जैसे यहां पर हमने 5th रूट के लिए कुछ इक्वेशंस खुद से जनरेट कर ली एंड देन उनको यूज किया है क्वेश्चन में। ऑलराइट, नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, यहां पे इन्होंने अलग से कुछ मेंशन नहीं किया है कि यार ये 7th रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है ना, या क्या है, लेकिन अब हम देख के बता सकते हैं कि यहां पे cos ऑफ 2π/n प्लस i sin 2π/n अगर इन्होंने लिखा है, मतलब k की वैल्यू 1 डालने पर आपको जो 7th रूट ऑफ यूनिटी मिलता है वो है ये, k की वैल्यू 1 डालने पर जो आपको 7th रूट ऑफ यूनिटी मिलता है ये वो है, राइट। सो आप 7th रूट ऑफ यूनिटी के साथ में जो जो यहां पे इक्वेशंस लिखना चाहते हो वो सारी इक्वेशंस आप यहां पे लिख सकते हो। 7th रूट ऑफ यूनिटी के लिए आप यहां पे क्या इक्वेशन लिखोगे, ऑब्वियसली कि ओमेगा की पावर 7 करके आपको 1 मिलेगा, अगर ओमेगा आपका वन ऑफ द 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नहीं करो, है ना। आप यहां पे इसको e की पावर i 2π/7 लिखो, फिर उसकी पावर 7 करो, तो आपको e की पावर i 2π मिलेगा और e की पावर i 2π का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। दैट इज फाइन, लेकिन ये रियलाइज करो ना कि यार ये 7th रूट ऑफ यूनिटी ही तो लिखा है, cos ऑफ 2k π/n ही तो होता है। सो 2k π/n में k की वैल्यू आपने यहां पे 1 डाली है और n का वैल्यू आपने 7 इस्तेमाल किया है, ठीक है। और अगर ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा की पावर 7 यहां पे इस केस में आपका 1 बनना चाहिए। एंड साथ ही साथ आप यहां पे कह सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6, ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए। 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 से स्टार्ट करके पावर आपको 6 तक लेके जानी है, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली यही दो इक्वेशन हमने इस्तेमाल करी थी, z की पावर 5 वहां पे लिखा था और यहां पे 1 से लेके z की पावर 4 तक गए थे, क्योंकि यहां 5th रूट का डिस्कशन चल रहा था, ठीक है ना। यहां 7th रूट का डिस्कशन चल रहा है, तो हमने यहां पे इस तरह से इक्वेशंस अपनी लिख ली है, राइट। अब ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा तो मैंने आपको दे दिए हैं, आप अपने हिसाब से यहां पे अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आप मुझे निकाल के बताओ, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा अगर आप ध्यान से देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दैट बिकम्स बेसिकली ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है बेसिकली ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 5 एंड ओमेगा की पावर 6, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपके थोड़े हायर पावर्स भी डेवलप होंगे, लेकिन जैसे ही कोई भी पावर मुझे ओमेगा की पावर 7 मिलेगा तो उसकी जगह 1 लिखूंगा, ओमेगा की पावर 8 मिलेगा तो उसकी जगह ओमेगा लिखूंगा, बिकॉज ओमेगा की पावर 7 इज इक्वल टू 1, ये तो हम इस क्वेश्चन में जानते ही हैं, ठीक है ना। सो एनी वैल्यू विच इज मोर देन 7 विल डिमांड सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन हम करते हुए अपने एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, ठीक है ना। कैसे हो रहा है ध्यान से सुनना, ओमेगा अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं तो ओमेगा मल्टीप्लाई होकर ओमेगा की पावर 4 बनाएगा, ओमेगा की पावर 6 बनाएगा और ओमेगा की पावर 7 बनाएगा, लेकिन उसको मैं 1 लिख सकता हूं, समझे। ओमेगा जब ओमेगा की पावर 6 में मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा की पावर 7 बनेगा, जिसको मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके इसमें यहां पे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सो ओमेगा की पावर 5 बनेगा, ओमेगा की पावर 7 बनेगा यहां पे, जिसको मैं 1 लिख सकता हूं, फिर ओमेगा की पावर 8 मिलेगा जिसको मैं ओमेगा लिखूंगा, ओमेगा की पावर 8 में ओमेगा की पावर 7 जो है वो तो 1 के ही बराबर है ना। ये सारी थॉट आप यूज करते हुए आगे बढ़ो। ओमेगा की पावर 4 आगे मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो ये 1 बनेगा, फिर ये 9 बनेगा, तो 9 का मतलब तो ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि पावर 7 का कोई मतलब नहीं है, एंड 10 जो है वो बेसिकली ओमेगा क्यूब होना चाहिए क्योंकि पावर 7 आप अलग निकाल के उसको 1 के बराबर बना सकते हो। नाउ इफ यू नोटिस, तो आप यहां पे क्या कर पाओगे, आप यहां पे कुछ चीजें आइसोलेट कर पाओगे, जैसे कि आप यहां पे नोटिस करो कि आपके इसमें 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 6, ये सब के सब मिलके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यही तो इक्वेशन आपको यहां पर गारंटी से पता है। तो बचेगा कितना, आपके इसमें 2 1 बचे हैं, बस यही आपका इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए। सो nth रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन इजी है ना। यहां पर आपको बस ये रियलाइज करना है कि यार कैसे हम जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए काम करते हैं, है ना, उसी को एक्सटेंडेड फॉर्मेट में nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए कैसे हम यूज करने वाले हैं।
मोस्टली आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर भी यही देखा है कि दो इक्वेशन आपकी यूज होती है, एक तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मोस्टली तो यही यूज होती है ना, तो यहां पर भी मोस्टली यही वाला काम आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्वेश्चन लाइक दिस। अगर आपको ये सिग्मा सॉल्व करके बताना है, ये काफी फेमस पैटर्न है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करो। अगेन कैन यू नोटिस दिस कि यार ये आपके सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी से मैच होने वाला एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी से ही मैच होने वाला ये एक्सप्रेशन है आपका, राइट। सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी से मैच होने वाला आपका एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली कैसे बना सकते हैं? अगर मैं इसके अंदर आई मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं तो एग्जैक्टली हम यहां पर नोटिस करेंगे कि क्या बन चुका है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। अगर मैंने i मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आ जाएगा i साइन 2 पाई k। 2 के पाई लिखने में हमें ज्यादा अच्छा लगता है, 2 के पाई ही लिख के चलते हैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2 के पाई बाय 7 एंड उसके साथ में आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर कॉस ऑफ 2 के पाई बाय 7। समझे क्या? लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे i से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, i से मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे करवा लिया है। i से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अब ये जो आई स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका -1 बनेगा। जैसे ये वाली वैल्यू आपकी -1 बनेगी तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस +1 कर दो और इसको आगे की साइड लिख लो। इसको क्या करो, आगे की साइड लिख लो और i जो है यहां पे डिनोमिनेटर वाला उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो सिग्मा के अंदर k की वैल्यू 1 से लेके 6 तक जा रही है और आपको यहां पर मिल गया है cos ऑफ 2k पाई बाय 7 प्लस i साइन 2k पाई बाय 7। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर सेवेंथ रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट। सो आपके यहां पे कितने रूट्स जनरेट हो जाएंगे जब आप k की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक डालोगे, तो आपके पास यहां पे टोटल 6 ही रूट जनरेट होंगे। लेकिन अगर 7 के 7 रूट्स आ जाएं तो उनका सिग्मा 0 होता है, हमें ये पता है, समझे क्या। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पे जो अपना सिग्मा है उसको एक्चुअली k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करवा सकते हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेशन हमारी होती है। k इक्वल टू 0 भी तो आना चाहिए ना। तो k इक्वल टू 0 से अगर मैं यहां पे स्टार्ट करवाता हूं तो मैं एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। k इक्वल टू 0 से लेकर 6 तक अगर मैं डालता हूं, सो cos ऑफ 2k पाई बाय 7 एंड प्लस i साइन 2k पाई बाय 7। ये तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये तो मेरे पास में कंप्लीट सम ऑफ 7 रूट्स ऑफ यूनिटी आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर मैंने सारे के सारे वैल्यूज को यहां पे ऐड कर दिया है, 7th रूट ऑफ यूनिटी को ऐड कर दिया है, तो वैल्यू 0 आएगी, ये हम जानते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि 0 एक्स्ट्रा यहां पे लिया है, तो 0 लेने से बन क्या रहा है, 0 लोगे तो आपको यहां पे 1 बनते हुए नजर आएगा। तो 1 मतलब हमने खुद से ऐड किया है इसके अंदर डिस्कशन में, तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है ये क्या है, ये आपका सम ऑफ 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है, सम ऑफ 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसलिए इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आपको मिलने वाली है। कितनी मिलेगी, 0 के बराबर, ठीक है। ये अगर आपका 0 हो जाता है तो आपके उसमें ओवरऑल जो कैलकुलेशन बचेगा करने के लिए, दैट वुड बी ओनली कि यार आपको 1/i के साथ में -1 मल्टीप्लाई करवाना है। -1/i इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए। -1/i अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऊपर नीचे i मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है ना। ऊपर नीचे अगर आप i मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपको मिल जाएगा -i अपॉन i स्क्वायर। i स्क्वायर को आप यहां पर -1 लिख सकते हो, माइनस माइनस कैंसिल करके i आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सो i मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस दिखने में थोड़े से अलग अलग रहेंगे, लेकिन वंस यू प्रैक्टिस डिफरेंट पैटर्न्स, आपको यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि nth रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस में है ना अप्रोच आपकी कैसे बिल्ड करते हैं। डन है। सिग्मा को अननेसेसरी ओपन करने की कोशिश नहीं करेंगे हम यहां पे, ठीक है ना। सिग्मा मतलब सम है, सम का वैल्यू है, 7th रूट्स के वैल्यूज का सम हो रहा है, 7th रूट के वैल्यूज का सम हो रहा है, लेकिन एक वैल्यू मिसिंग है, वो वैल्यू भी हमने इंक्लूड कर दी तो सम का वैल्यू 0 हो जाएगा। जो वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस करी है वो वैल्यू लेकिन ऐड करी है तो सब्ट्रैक्ट भी करवानी पड़ेगी मैथमेटिकली चीजें मैनेज करने के लिए, ठीक है ना। बस ऐसे सोचते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, राइट। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, ये अब काफी प्यारा सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखो इन्होंने सब्सक्रिप्ट वाला नोटेशन इस्तेमाल किया। मैंने आपको बोला था आपके इसमें जो नोटेशन है वो या तो 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब टाइप के होते हैं, जो कि इसके पहले वाले सभी जगह हम इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है ना कहीं जैसे ये वाला भी एक्सप्रेशन था आपका, ओमेगा की पावर्स में हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे जेड की पावर्स में हमने यहाँ पे नोटेशन का यूज किया, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन अब ये जो यूज कर रहे हैं ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 वाला नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये क्या चीज है, ठीक है ना। 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे कर अल्फा n-1 तक जा रहा है, मतलब ये k की वैल्यू के साथ में यहाँ पे अलाइंड है। अल्फा 1 का मतलब बेसिकली k की वैल्यू 1 डाली है, अल्फा 2 का मतलब k की वैल्यू 2 डाली है, ठीक है ना, इस तरह से।
आर द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, बिल्कुल सही बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। तो यहां पर ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, यहां पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट आपके ट्रू हो सकते हैं। एंड ये जो आपका डिस्कशन है, ये हालांकि थ्योरी में भी आप लिख सकते हो, इस डिस्कशन को अलग से यहां पे मेंशन कर सकते हो कि हमने अगर रूट्स निकाले ही हैं, हमने अगर nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले ही हैं, समझो हमने अगर ये कैलकुलेशन किया ही है, मतलब हमने क्या कैलकुलेशन किया है, हमने इस nth डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है और वहीं से हमारे आंसर्स निकले हैं। मतलब हमने इस nth डिग्री पॉलिनोमियल को सॉल्व किया है और इसके ही रूट्स बेसिकली यहां पर ये 1 अल्फा 1 अल्फा 2 निकल कर आए हैं। तो जब भी आपको एक पॉलिनोमियल के रूट्स पता होते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उस पॉलिनोमियल को उन्हीं रूट्स की मदद से फैक्टराइज करके लिख सकते हो। ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है एंड इसको आप अलग से मेंशन भी अगर थ्योरी में करना चाहो अपने नोटबुक में तो कर लेना, ठीक है ना। क्योंकि इसको हमने अलग से वहां मेंशन नहीं किया है जहां पर हमने थ्योरी पढ़ी थी। सो व्हाट वी वांट टू राइट इज बेसिकली दिस, कि ये जो आपने अभी यहां पे रूट्स इतनी मेहनत से निकाले हैं, आप इनको यूज करो फॉर फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन। तो z माइनस 1, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2 और इस तरह से करते करते आप ये पूरा z माइनस अल्फा n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई करवाओ और ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली z की पावर n माइनस 1 के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर कहते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के रूट्स 2 एंड 3 हैं तो आप उसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जैसा लिख सकते हो, ठीक है ना। सेम है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा करते हैं। वैसे यहाँ पर हमें अगर रूट्स पता है तो हम यहाँ पे फैक्टराइज करके चीजों को लिख पा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज द थॉट। ऑलराइट, ओके। तो ये फैक्टराइज्ड एक्सप्रेशन क्रिएट करने का जो एक सपोर्ट ये रूट्स हमें दे रहे हैं, है ना, वो हम अगर यहाँ पे इक्वेशन इस्तेमाल करें अपने क्वेश्चन को एड्रेस करने में तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि आपका जो सी ऑप्शन है तो सीधे सीधे आ जाएगा। सी ऑप्शन सीधे सीधे क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर 2 डालोगे z की जगह। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इक्वेशन है ना ये आइडेंटिटी बन गया है, ये इक्वेशन आपका आइडेंटिटी बन गया है। देखो इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन है। क्योंकि ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर z कोई पर्टिकुलर वैल्यूज ही इनपुट डाल के आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहां पे आप अगर z इनपुट में डालना चाहते हो, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहते हो, अल्फा z की वैल्यू 1 डाल सकते हो, अल्फा 1 डाल सकते हो, अल्फा 2 डाल सकते हो, अल्फा n माइनस 1 डाल सकते हो और कोई वैल्यू यहां पर नहीं डाल सकते। बस यही n वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन आपने इक्वल टू में क्या लिख दिया है, 0 हटा के आपने एग्जैक्टली इसी का दूसरा फॉर्मेट लिख दिया है। इसी चीज को लिखने का ये दूसरा तरीका है, राइट। जैसे मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि आइडेंटिटी मतलब x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। तो इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर आप कुछ भी डालो, इसके अंदर आप 1 डालोगे तो भी यहां पर जो है समथिंग इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। अगर आप 0 डाल दोगे तो भी समथिंग इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, -1 डालोगे तो भी समथिंग इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। आप जो भी यहां पे वैल्यू सोच सकते हो, √2 डालोगे, आप पाई डालोगे, फर्क नहीं पड़ता आप क्या डाल रहे हो इसके अंदर, ठीक है ना। आपको हमेशा समथिंग इक्वल टू समथिंग ही मिलने वाला है, राइट, बिकॉज इट हैज बिकम आइडेंटिटी। तो इस इक्वेशन में आप कुछ भी इनपुट डाल सकते हो अपने हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस इक्वेशन में आप z की जगह कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पे 2 डालोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पहला वाला ब्रैकेट तो आपका 1 हो जाएगा, दूसरा वाला ब्रैकेट 2 माइनस अल्फा, अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 2, ऐसे करते करते 2 माइनस अल्फा n आपका RHS में यहाँ पे बन रहा है। और LHS में अगर आप देखोगे 2n माइनस 1 आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। मतलब ये ऑप्शन तो आपका एकदम परफेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। 1 अगर आप यहाँ पे डालने की कोशिश करते हो जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है तो एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पर आती है कि यार ये वाली वैल्यू तो आपको यहाँ पे है ना 0 ही मिल जाएगी। सो यहाँ पे हालांकि 1 डाल के बाकी सारे टर्म्स वैसे ही बन रहे हैं जैसे कि हमें चाहिए थे। सोचो 1 डाल के यहाँ पे देखो आपके इसमें 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, ऐसा 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 आएगा। सो अगर यहाँ पे ये z माइनस 1 नहीं होता तो बेटर होता, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको नीचे भेज सकते हो, ठीक है ना। सो हियर कम्स द सेकंड स्टेप ऑफ सच डिस्कशन कि आप यहां पर क्या बोलते हो कि z की पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 जो है, मतलब एक जो आपका रियल रूट 1 निकला पड़ा है ना, उसको आपने क्या किया है, उसको आपने यहां पे नीचे भेज दिया उस फैक्टर को। और अब बाकी सारे फैक्टर्स आप इक्वलिटी में छोड़ सकते हो। बाकी सारे फैक्टर्स अगर आप इक्वलिटी में छोड़ रहे हो तो z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, है ना, ऐसा करते करते आपको z माइनस अल्फा n माइनस 1 तक अपना डिस्कशन देखने के लिए मिल रहा है, राइट। अब इसके अंदर लेकिन 1 डालेंगे तो एक प्रॉब्लम है कि यहां पर आपको 0/0 फॉर्मेट मिलेगा। तो एक लिमिट्स का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको लिमिट्स का कॉन्सेप्ट पता है तो उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। या फिर आप एक अभी यहां पे लिमिट्स के ऊपर मत जाओ, आप यहां पर क्या बोलो, आप यहां पर बोलो कि यार
ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, मैं ये सोच पा रहा हूं कि यार ये तो किसी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही आंसर है। किसका आंसर है? ये जीपी का ही सम का वैल्यू है। सोच के देखो, 1 प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा करते करते जेड की पावर n-1 तक का जो जीपी है ना, ये उस जीपी के ही सम का वैल्यू है। एक जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस z है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। कॉमन रेशो आपका z है और नंबर ऑफ टर्म्स n के बराबर है। ठीक है ना? तो फर्स्ट टर्म 1 इंटू कॉमन रेशियो के बाद नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, यही आपका एक्सप्रेशन आएगा। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पे इसका फैक्टराइजेशन के बारे में सोचो कि z की पावर n -1 की पावर n का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो उसके अंदर z-1 एक फैक्टर आएगा एंड बाकी सारे फिर आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगले वाले ब्रैकेट में ओपन करके इस तरह से अपने एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। मैं तो अलग अलग तरीके बता रहा हूं कि आप कैसे इस यहां से लेके यहां तक पहुंचोगे। आपको जो अच्छा लग रहा है आप यहां पे यूज कर सकते हो। सो वंस यू हैव दिस इक्वलिटी, है ना, कि आपको पता है कि अच्छा ये जो है ना ये इसी के बराबर है, तो रादर देन पुटिंग 1 ओवर हियर आप यहां डाल दो ना 1। तो जैसे आप यहां पे 1 डालोगे तो आपको 1 टाइम मतलब n टाइम्स 1 1 1 1 1 लिखा हुआ नजर आएगा एंड दैट मेक्स अवर बी ऑप्शन आल्सो एज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, अगर आप यहां पे 1 डालते हो और यहां पे 1 डालते हो तो यहां जो बना है ये 1 - अल्फा 1 1 - अल्फा 2 1 - अल्फा 3, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बन गया है। राइट, और अगर आप यहां पे 1 डालते हो तो 1 + 1 + 1 + 1 ऐसा n टाइम्स हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी आपकी n आ रही है, विच मेक्स बी ऑप्शन एज द करेक्ट वन। अब हमारे पास में यहां पर ये दो ऑप्शंस बचते हैं, दोनों के LHS बराबर है। दोनों के LHS बराबर है, RHS में यहां पर वैल्यू में n-1/2 है या फिर n/2 है। ठीक है ना? तो हमें ये चीज अगर चेक करनी है देन अगेन आपको यहां पर फील होना चाहिए कि वी कैन डू दैट प्रीटी इजीली बाय टेकिंग log एंड देन डिफरेंशिएटिंग। समझो, this we can do pretty easily by taking log and then differentiating the given expression। किस पॉइंट पे आके हम ये करना चाहेंगे, है ना? हम यहां पे फिर से नोटिस करते हैं कि यहां पे कहीं ना कहीं 1 इनपुट डालने का इनका मूड है। 1 इनपुट डालने का मूड है तो यार यहां पे जो कन्वर्टेड एक्सप्रेशन है उसी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि हमें कोई लोड नहीं आएगा आगे पीछे। ठीक है ना? तो हम यहां पे जान चुके हैं कि यार आपका 1 + z स्क्वायर, ऐसा करते करते z की पावर n-1 जो है ये किसके बराबर है? ये z - अल्फा 1 z - अल्फा 2, है ना, ऐसा करते करते z - अल्फा n-1 के बराबर है। अगर मैं log ले रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में तो log के अंदर क्या ही आएगा, log भी हम कौन सा वाला ले रहे हैं? ln वाला log ले रहे हैं। ठीक है ना, नेचुरल बेस। सो ln के साथ में आपका कितना आ जाएगा? 1 + z स्क्वायर, और ऐसा करते करते z की पावर में n-1 एंड यहां आपके इसमें कितना आ जाएगा? log लेके आपके ये सारे टर्म सेपरेट आउट हो जाएंगे, z - अल्फा 1 यहां पे आ जाएगा z - अल्फा 2, और ऐसा करते करते आपका इसमें आ जाएगा log के अंदर z - अल्फा n-1। ठीक है ना? एंड नाउ यू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। अगर आप इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो log का डिफरेंशिएशन कैसे आता है? 1 अपॉन समथिंग, log के अंदर जो भी दिया है वो नीचे आ जाएगा 1 + z स्क्वायर, ऐसा करते करते z की पावर में n-1 एंड देन क्या होगा? चेन रूल की वजह से ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, z का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, अगले वाले का 2z, फिर उसके अगले वाले का 3z स्क्वायर, ऐसा करते करते n-1 z की पावर में n-2, यहां से हम अपना एंड एक्सप्रेशन क्रिएट कर पा रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हमने लिख दिया है। राइट हैंड साइड का जो डिफरेंशिएशन आपको यहां पर मिलेगा दैट वुड बी 1 अपॉन z - अल्फा 1, उसके बाद में आएगा 1 अपॉन z - अल्फा 2, उसके बाद में आएगा 1 अपॉन z - अल्फा 3, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? ये 1 अपॉन z - अल्फा n-1। ठीक है ना? एंड जैसे ये इक्वेशन आपके यहां पर बनी है, z = 1 डाल के आप यहां पे अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना? z = 1 डालो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 अप टू n-1। ये आपका LHS बन रहा है। अच्छा सॉरी, डिनोमिनेटर में भी आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 + 1 + 1, ऐसा कितना बार आ रहा है? n टाइम्स आ रहा है। ये n टाइम्स बेसिकली आपका 1 1 1 1 1 एडिशन में आ रहा है। राइट, राइट हैंड साइड में अगर आप यहां पर देखोगे तो यही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली बोला गया है। ध्यान से देखो, 1 अपॉन 1 - अल्फा 1, 1 अपॉन 1 - अल्फा 2, 1 अपॉन 1 - अल्फा 3, ऐसा करते करते आपको जाना है 1 अपॉन 1 - अल्फा n-1 तक। ठीक है, एंड दैट्स इट। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का जो कैलकुलेशन है ये करके आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। एंड व्हेन यू डू दैट तो आप यहां नोटिस करो कि क्या आएगा, है ना, आपका जो फाइनल कैलकुलेशन है वो कितना जा रहा है। ऑलराइट, सो यहां पे अगर आप देखते हो तो 1 से लेके n-1 तक का समय, मतलब यहां पे
n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन n की जगह n माइनस वन है, इसलिए n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू ऐसा आपको नजर आएगा। नीचे आपके इसमें यहाँ पे n टाइम्स यहाँ पे 111 आ रहा है, तो इसको डिवाइड आपको n से करना है, तो n से डिवाइड करके आपको यहाँ पे फाइनल आंसर कितना मिलता है, n माइनस वन अपॉन टू मिलता है। मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअली फर्स्ट ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पर आपका गलत है, ए बी एंड सी आपके यहां पे करेक्ट आंसर्स बनते हैं, ठीक है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ रूट इन जनरल ऑल्सो, ठीक है ना, नॉट जस्ट फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी बट फॉर एनी रूट। अगर आप किसी भी इक्वेशन के रूट को निकाल रहे हैं तो आप उसकी मदद से उसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन इस तरह के एक्सप्रेशंस आपके कैलकुलेट करने में हमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। That's it. So we are done with the discussion of nth roots of unity. अब आप यहाँ पे फ्री हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। हमने सारे ही कॉन्सेप्ट्स आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, है ना, चाहे वो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हो। तो अब आप यहाँ पे अपने एटलीस्ट PYQ स्टार्ट जरूर करो, ठीक है ना। मार्क्स ऐप के ऊपर आपके PYQs में अलग अलग सेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। सो आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उसके बाद में PYQs जाके देखो कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। इफ यू हैव सम इंटरमीडिएट मटेरियल टू सॉल्व, उसको भी आप यहां पे कर सकते हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग। जितना आप मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हमने काफी सारे वीडियोस यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आपको प्रोवाइड किए हैं, एंड दोज आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन एंड आउट। आप जेईई मेन, जेईई एडवांस जिस भी लेवल तक जाना चाहते हैं, आपका यहां पर जो बेस रिक्वायर्ड होता है, नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, वो सब आपके पास में अब यहां पे है, ठीक है ना। नाउ इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड फर्दर ऑन योर प्रैक्टिस, उतना आपको यहां पर ग्रोथ आपको मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।